एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे ऐड की वीडियो में से आपसे बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मुझे मिली है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको ऐड समझ में आया है। और आप में से बहुत सारे लोगों को मेरे वीडियोस की साउंड क्वालिटी से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने आप लोगों को कई बार ये बताया है कि मैं अपने वीडियोस फोन से ही बनाती हूँ और फोन से ही अपलोड करती हूँ। इस वजह से साउंड की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए थोड़ा बहुत एडजस्ट करिए प्लीज। इन फ्यूचर अगर हो सकेगा तो मैं सारी जो भी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का हल करने की कोशिश जरूर करूंगी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हम पढ़ रहे थे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि आखिर अधिनियम होता क्या है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम क्या है और यह क्यों लाया गया, यह कब लागू किया गया, कब राष्ट्रपति की अनुमति मिली, ये सारी चीजें हमने इंट्रो वीडियो में देख ली थी। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो अधिनियम है, इसमें अगर हम अध्याय की बात करें, इस अधिनियम में अगर हम अध्याय देखें तो अध्याय है 0, और अगर हम धाराओं की बात करें तो इसमें धाराएं हैं 17, बहुत कम धाराएं हैं, आसानी से याद हो जाएंगी सारी धाराएं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं धारा 1 से, और आज की इस वीडियो में धारा 1 से धारा 6 तक आप अच्छे से देखेंगे, याद करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा धारा 7 से लेकर आगे तक। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले धारा 1। धारा 1 जो है वो आपको हर अधिनियम में सेम ही मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी अधिनियम में एक जैसा मिलेगा। और धारा 1 में है लिखा हुआ, देखिए, याद करते चलिएगा, जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी, याद कराती जाऊंगी, मैं आपको कुछ ट्रिक भी बता दूंगी याद करने की इसे, तो आप याद करते जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर जितना अधिक से अधिक हो सके, अगर आप तुरंत याद कर लेते हैं तो वो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से याद होंगी। अगर आप बाद में सोचो कि मैं नोट करके और फिर बाद में उन चीजों को पढ़ूं या याद करूं, तो आपको जल्दी से लर्न नहीं होगा। ठीक है, इसलिए याद करते हुए चलेंगे। तो धारा 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। ठीक है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। जो धारा इसकी 1 है वो आपको लगभग सभी अधिनियम में सेम ही मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संक्षिप्त नाम की। तो संक्षिप्त नाम इस अधिनियम का ही नाम जो है वही इसका संक्षिप्त नाम है। इसका संक्षिप्त नाम क्या है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है, ये हो गया इसका संक्षिप्त नाम। अब हम बात कर लेते हैं विस्तार की, कि आखिर किन किन क्षेत्रों में इस अधिनियम का विस्तार है, किन किन क्षेत्रों में लागू है। तो जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि इसका विस्तार जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में है। संपूर्ण भारत में है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रारंभ, कि आखिर यह अधिनियम लागू किस दिन से होगा, लागू किस दिन से माना जाएगा। तो हम देख लेते हैं प्रारंभ। आपको लिखना है ऐसे ही, ये प्रारंभ कब हुआ, कब से हुआ। देखिए, कोई भी अधिनियम प्रारंभ कब से माना जाएगा, कोई भी अधिनियम प्रारंभ तब से माना जाएगा जब से केंद्रीय सरकार अपने शासकीय गजट में, केंद्रीय सरकार अपने शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे। ठीक है, अधिसूचना का मतलब होता है नोटिफिकेशन। जब तक, लिख देती हूं मैं यहाँ पे, जब से या फिर जब केंद्रीय सरकार अपने सरकारी गजट
गजट को ही कहते हैं राजपत्र। ठीक है, तो अपने सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना मतलब होता है नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन। ठीक है, तो अधिसूचना द्वारा नियत करें। ठीक है, तो कब से प्रारंभ माना जाएगा? जब केंद्रीय सरकार अपने सरकारी गजट या राजपत्र में अधिसूचना या नोटिफिकेशन द्वारा नियत करे। और इसे कब नियत किया गया, कब इसका नोटिफिकेशन कब जारी किया गया इस अधिनियम का? पढ़ चुके हैं आप, 1 जून 1955 को। 1 जून 1955 से ये अधिनियम प्रारंभ हो गया। राष्ट्रपति को हस्ताक्षर कब मिले, कब किए गए इसमें? आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे देंगे। ठीक है, कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में जो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर है वो कब किए गए। ये हो गया आपका धारा 1, धारा 1 हो गया खत्म। अब हम बात करते हैं धारा 2 की। ठीक है, नोट कर लेंगे इसे। हम आते हैं धारा 2 में, और धारा 2 में दी हुई है परिभाषाएं। परिभाषाओं को मतलब इस अधिनियम के तहत जो शब्द कहे गए हैं उन शब्दों का अर्थ आखिर इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के अनुसार क्या लिया जाएगा। ठीक है, इस अधिनियम में जो भी शब्द लिए गए हैं, जो भी शब्दों का जिक्र किया गया है, उन शब्दों का अर्थ इस अधिनियम के अनुसार क्या लिया जाएगा, इसके लिए धारा 2 में परिभाषाएं दी गई है। देखिए धारा 1, 2 एकदम सीक्वेंस से आपको याद करना पड़ेगा। धारा 2 में जो परिभाषाएं दी गई है उन परिभाषाओं की संख्या है 8। 8 परिभाषाएं दी गई है धारा क्रमांक 2 में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पहली परिभाषा। पहली परिभाषा हम नंबर डालते हैं क। आप क की जगह 1 भी डाल सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ क, ख, ग, घ। आप यूज कर सकते हैं 1 2 3 4 कुछ भी। ठीक है ना, अब ये क है और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2, मतलब धारा 2 का क। आया समझ में? धारा 2 का क। धारा 2 के क में जो पहली परिभाषा दी हुई है वह दी हुई है सिविल अधिकार की परिभाषा। जब आप अधिनियम के आगे धाराओं को पढ़ोगे उनमें जिक्र होगा सिविल अधिकार। आपको वहां पर सिविल अधिकार का मतलब आखिर क्या समझना है, क्या है सिविल अधिकार, वही चीज बताई गई है 2 के क में। ठीक है, तो लिख लेंगे सिविल अधिकार। सिविल अधिकार। अब देखिए सिविल अधिकार का मतलब क्या बताया गया है इसमें। हाँ, एक चीज और पहले हम मतलब देख लेते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सिविल अधिकार का मतलब क्या बताया गया है इसमें? वे अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत, अनुच्छेद 17 मैंने एक्ट के पिछले वीडियो में बताया था कि आखिर उसके अंतर्गत क्या है, फिर से बता देती हूँ। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार कहा गया है अस्पृश्यता का, अनटचेबिलिटी का वो खत्म करना। ठीक है ना, तो सिविल अधिकार ऐसा अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिए जाने के पश्चात प्राप्त होता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत जो हमें अस्पृश्यता का जो अंत किया गया है, उसके बाद अस्पृश्यता के अंत होने के बाद जो अधिकार हमें प्राप्त होता है वही कहलाते हैं सिविल अधिकार। तो मैं यहाँ पर लिखकर देती हूँ आपको, ऐसा अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिए जाने के पश्चात या अंत किए जाने के पश्चात प्राप्त होता है।
ठीक है, क्या कहलाता है? सिविल अधिकार। अब देखिए दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि सिविल अधिकार क्या है डैश, ऑप्शन में आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे और उन ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन चुनना होगा। ये देखिए इनमें से ही मतलब जो परिभाषाएं निहित होंगी, जो भी परिभाषा सिविल अधिकार की जिस ऑप्शन में निहित होगी आप उसी को आंसर मानना है, ठीक है ना। दूसरा जो क्वेश्चन पूछता है वो इस तरह से पूछता है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सिविल अधिकार की परिभाषा किस धारा में दी गई है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सिविल अधिकार की परिभाषा किस धारा में दी गई है? और 4 ऑप्शन रहेंगे, 2 का, 2 खा, 2 घा, इस प्रकार से 4 ऑप्शन रहेंगे और आपको चूज करना पड़ेगा। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि 8 परिभाषाएं हैं तो आप ऊपर से नीचे याद कर सकते हैं या क्रम उसको पलट सकते हैं। क्रम आप पलट नहीं सकते। अगर यहाँ पर सिविल अधिकार की परिभाषा पूछी गई और इसका आंसर है 2 का का, तो 2 का का ही सही माना जाएगा। अगर आप ऑप्शन में करते हैं 2 का खा तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिविल अधिकार। सिविल अधिकार 2 के का में है। अब हम आते हैं अपनी अगली परिभाषा में। अगली परिभाषा जो है वो 2 का का भी हमने पढ़ा, का के अंतर्गत ही एक और का है, ठीक है ना। ये 2 धारा, ये का, ये वाला का, और इसके अंतर्गत ही एक और का है। और अगर आप चाहो तो आप इसे एक और तरीके से लिख सकते हो, 2 का 1 का 1, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 2 के का में बताया गया है होटल की परिभाषा। अब होटल की परिभाषा का मतलब ये नहीं है कि आखिर होटल क्या होते हैं, ये परिभाषा इसमें नहीं बताई गई है। आगे आप चलेंगे तो धाराओं के अंतर्गत जिक्र होगा होटल का, ठीक है ना। तो जरूरी ये नहीं है कि अगर होटल में किसी निम्न वर्ग के खिलाफ कोई अपराध होता है अस्पृश्यता के तहत तो वही अपराध समझा जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर किसी भोजनालय में होता है तो उसको किसके अंतर्गत अपराध समझा जाएगा, यदि किसी कॉफी कैफे में होता है तो किसके तहत समझा जाएगा। इसलिए होटल के अंतर्गत ये चीजें भी शामिल कर दी गई हैं। कौन कौन सी? जलपान गृह, कॉफी हाउस, भोजनालय, कैफे, इन सभी चीजों को भी होटल में शामिल कर दिया गया है। मतलब अगर कैफे में किसी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता के आधार पर कोई अपराध किया जाएगा तो वह इस अधिनियम के तहत अपराध माना जाएगा, ठीक है। इसे भी होटल के अंतर्गत ही रखा जाएगा। आगे समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। 2 का था, ठीक है। अब का की होती है समाप्ति, अब आता है ख। तो अब हम बात कर लेते हैं 2 के ख की, ठीक है। आप इसे 2 या फिर 2b भी लिख सकते हैं। 2 का 2 ही लिखना उचित रहेगा क्योंकि अगर आपने यहाँ पे a लिखा हुआ है तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2 के ख की, ठीक है। इसकी ट्रिक भी मैं बता दूंगी कि आपको ये याद कैसे रखना है। 2 के ख की बात करें अगर तो इसमें जो परिभाषा दी गई है वह है स्थान की। स्थान आगे चलकर धाराओं में आपके पास स्थान भी शब्द एक आएगा तो उसका मतलब आपको क्या क्या समझना है। स्थान का मतलब आखिर वहां पर क्या क्या होगा, कहां कहां पर निम्न जाति वर्गों के खिलाफ यदि अत्याचार हो रहा है तो उस अत्याचार को अपराध समझा जाएगा। हाँ देखिए एक चीज और, अगर किसी निम्न जाति के खिलाफ किसी उच्च जाति द्वारा अस्पृश्यता के आधार पर कोई अपराध किया जाता है तो वही अपराध इस अधिनियम के तहत अपराध माना जाएगा, ठीक है। मैं उदाहरण के तौर पर एक शब्द कहती हूँ आपको। अगर किसी व्यक्ति ने अपने किसी उच्च जाति के व्यक्ति ने अपने घर के सामने एक मंदिर बनवाया है, ठीक है, पर्सनल है उसका, ठीक है, निजी है, मंदिर बनवाया है और मंदिर बनवाने के बाद यदि कोई निम्न जाति का व्यक्ति आता है और उस निम्न जाति के व्यक्ति के साथ पहले से कोई दुश्मनी चलती आ रही है, कोई भी विवाद हो सकता है, जमीनी विवाद, कुछ भी विवाद हो सकता है, तो उस दुश्मनी के चलते वह जो उच्च जाति का व्यक्ति है निम्न जाति को अपने मंदिर में प्रवेश करने से मना करता है,
इस स्थिति में यह अधिनियम आरोपित नहीं होंगे। ठीक है, यदि उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति के व्यक्ति को इसलिए मना करता है कि तुम नीची जाति से हो, ठीक है, तुम दलित हो, हम तुमको छू नहीं सकते, छुआछूत की भावना के आधार पर मना करता है, तो इस स्थिति में यह अधिनियम आरोपित होगा। ठीक है, तो अस्पृश्यता के तहत किया गया अपराधी इस अधिनियम के तहत अपराध माना जाता है। अब हम देख लेते हैं स्थान के अंतर्गत कौन कौन से स्थान आते हैं। स्थान के अंतर्गत आता है, आएगा किसी का घर, ठीक है, कि कोई अपने घर में निम्न जाति के व्यक्ति को अस्पृश्यता के आधार पर आने से मना करता है, तो यह क्या माना जाएगा, स्थान के आधार पर भेदभाव माना जाएगा इस अधिनियम के आधार पर। कोई भवन है, ठीक है, कोई तंबू है, तंबू जानते ही होंगे आप सब, जैसे आप घूमने जाते हैं कहीं पर, ठीक है, अगर किसी हिल स्टेशन में जाते हैं आप कहीं पर घूमने, तो वहां पर क्या होता है कि रुकने के लिए वहां पर कैंप बनाए जाते हैं, तंबू में रात को गुजारने के लिए गाना बजाना होता है, कई सारे आयोजन किए जाते हैं। तो अगर वहां पर कोई निम्न जाति का व्यक्ति है, उसको अस्पृश्यता के आधार पर बोला जा रहा है कि आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते, तो वह इस अधिनियम के तहत अपराध समझा जाएगा। ठीक है, घर, भवन, तंबू या कोई वाहन हो, ठीक है, जलयान हो या फिर अन्य कोई परिसर हो, अन्य कोई परिसर हो, ठीक है, ये सारी चीजें स्थान के अंतर्गत आएगी। आगे चलकर जब आप स्थान सुनेंगे तो स्थान का मतलब आपको ये निकालना है कि कोई घर हो सकता है, कोई भवन हो सकता है, सॉरी, कोई वाहन हो सकता है, कोई जलयान हो सकता है। ठीक है, अब आप याद कैसे रखेंगे। धारा 2, धारा 1 तो याद रहेगा, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 2 में परिभाषाएं हैं, ये भी आप याद कर लेंगे। धारा 2 के काम में जो पहली परिभाषा है, ये तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, सिविल अधिकार की परिभाषा धारा 2 के काम में है। ठीक है, अब आते हैं धारा 2 के काम में कंफ्यूजन क्रिएट होता है यहाँ से कि कहाँ होटल था, कहाँ स्थान था। ठीक है, ये सारी चीजें जो है सीक्वेंस इनका उलट जाता है। तो धारा 2 के काम में है होटल, तो हम इसे याद रख सकते हैं कि काका जी होटल जाएंगे या होटल गए। क्या याद रख सकते हैं, काका जी होटल गए, आपको इस तरह से याद रहेगा। 2 के काम में है होटल। ठीक है, अब होटल जाने के बाद उन्होंने जलपान गृह, कहीं पे भी कॉफी हाउस ही गए वो, ठीक है, कॉफी हाउस से आने के बाद ये आए अपने स्थान पर। ठीक है, तो 2 के काम के बाद सीधे आ जाएगा 2 का खा, और 2 के खा में है स्थान की परिभाषा, और काका जी होटल से सीधे जाएंगे स्थान। आपको याद रहेगा कि होटल के बाद है स्थान। ठीक है, स्थान का मतलब हम मान लेते हैं कि काका जी अपने घर आ गए। अब घर में बैठे बैठे काका जी हो जाएंगे बोर, उनको कुछ इंटरटेनमेंट के लिए चाहिए होगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। ये था 2 का खा। अब हम आएंगे 2 के गांव में, 2 के गांव में। ठीक है, अब काका जी स्थान पर या घर पर बैठे बैठे हो गए हैं बोर, अब वो कहीं पर जाएंगे मनोरंजन करने, तो 2 के गांव में आ जाएगा लोक मनोरंजन स्थल। लोक मनोरंजन स्थल। ठीक है, आ गया समझ में। काका जी घर में बैठे बैठे बोर हुए और गए लोक मनोरंजन स्थल, मतलब स्थान के बाद क्या है, लोक मनोरंजन स्थल 2 के गांव में। अब देखते हैं लोक मनोरंजन स्थल के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी। तो इसके अंतर्गत प्रदर्शनी, कोई भी, यदि कोई निम्न जाति का व्यक्ति प्रदर्शनी गया है और उसे मना कर दिया गया उसके केवल जाति की वजह से, जाति के कारण, छुआछूत के कारण, तो वह इस अधिनियम के तहत अपराध समझा जाएगा। ठीक है, तमाशा, खेलकूद, सिनेमा घर, ठीक है, या अन्य, या एटसेट्रा। ठीक, ये सारी चीजें आ जाएंगी लोक मनोरंजन स्थल के अंतर्गत। 2 के गांव में ये आ गया।
अब काका जी मनोरंजन कर लिए, ठीक है। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, भोजन किया भोजनालय में जाकर, ठीक। उसके बाद क्या किया, अपने घर आए, आराम किया, भोजन करके थोड़ा आराम करना चाहिए। घर आके उन्होंने आराम किया, आराम करते करते वो हो गए बोर और चले आए मनोरंजन करने, ठीक है। उन्होंने क्या देखा, प्रदर्शनी देखी। अब प्रदर्शनी देखते देखते वो थक गए, मतलब इतनी भीड़ भाड़ चहल पहल में अब उनका मन जो है वो थक गया। अब वो चाहते हैं कि हम किसी शांत जगह जाके बैठ जाएं। अब इस पृथ्वी में सबसे शांत जगह कौन सी है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ईश्वर, ठीक है। तो अब काका जी जाएंगे ईश्वर के पास, मतलब मंदिर में। तो अब आ जाएगा दो के ग के बाद आ जाएगा दो का घ। अब यहां पर आ जाएगा लोक पूजा स्थल, लोक पूजा स्थल। अब आ जाएंगे काका जी पूजा करने। अब देखते हैं लोक पूजा स्थल के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी। लोक पूजा स्थल के अंतर्गत आ जाएगा सार्वजनिक पूजा स्थल, सार्वजनिक पूजा स्थल, ठीक है। निजी पूजा स्थल या फिर कोई गौड़ पूजा स्थल, गौड़ पूजा स्थल। मतलब यदि कोई सार्वजनिक मंदिर में अस्पृश्यता के आधार पर उन लोगों को मना करेगा, उन लोग मतलब कौन, निम्न जाति के लोग, उन्हें मना करेगा तो भी वह अपराध कहलाएगा। यदि कोई किसी निजी पूजा स्थल में, निजी मतलब जैसे कोई अपने घर में मंदिर बनवा रहा है और वहां पर वह व्यक्ति पूजा करने के लिए आ रहा है, तो अस्पृश्यता के आधार पर यदि मना करेगा तो वह भी अपराध माना जाएगा। और इसके अलावा गौड़ पूजा स्थल पर भी मना करने पर अपराध माना जाएगा, ठीक है। अब काका जी लोग पूजा स्थल में पहुंच गए हैं, अब ये पूजा करेंगे और यहाँ से काका जी शब्द खत्म, ठीक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होता है, तो ये हो गया आपका खत्म। अब जब बढ़ते हैं हम आगे, अब काका जी का जिक्र नहीं होगा, काका जी का जिक्र बस यही तक था। अब काका जी सन्यासी बन गए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए हमने पढ़ा दो के का के अंतर्गत एक का पढ़ा था, बाकी में हमने किसी के अंतर्गत नहीं पढ़ा था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब दो के घ के अंतर्गत भी क है, तो दो का जो घ है, अब इसके अंतर्गत जो क है हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ओके। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दी हुई है विहित की परिभाषा की। आखिर विहित जो शब्द आप सुनोगे इस अधिनियम में, तो आखिर विहित का मतलब क्या निकाला जाए, विहित क्या है। तो विहित का आशय जो है वो इस अधिनियम के तहत बताए गए नियमों से है, ठीक है। विहित का आशय क्या है, इस अधिनियम के तहत बताए गए नियमों से है। लिख लेंगे, विहित का आशय, विहित का आशय इस अधिनियम के अंतर्गत बताए गए नियमों से है, ठीक है। ये हो गया विहित। अब क के साथ साथ घ में ख भी है। क में जो हमने दो का का पढ़ा था उसके अंतर्गत केवल क था, लेकिन जो हम घ पढ़ रहे हैं इसमें क भी है और ख भी है, मतलब दो का घ का ख, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें दी हुई है अनुसूचित जाति की परिभाषा, अनुसूचित जाति की परिभाषा। एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम केवल अनुसूचित जाति के लिए है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए यह लागू नहीं होगा, उनके लिए SC/ST एक्ट 1989 लागू होता है। केवल अनुसूचित जाति के लिए, SC के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए लागू होता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ओके। तो इसमें दी हुई है दो के घ के ख में दी हुई है अनुसूचित जाति की परिभाषा। इसमें क्या परिभाषा दी हुई है, संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 में
दिया गया अर्थ, दिया गया अर्थ। अनुसूचित जाति में क्या बोला गया है कि संविधान का जो अनुच्छेद 366 है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 366 के 24 में जब आप संविधान पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे एक अनुच्छेद 366 के 24 में दी गई है अनुसूचित जाति की परिभाषा, और एक पढ़ोगे 366 का 25, उसमें दी गई है अनुसूचित जनजाति की परिभाषा। तो इसमें इस अधिनियम में जो परिभाषा बताई गई है, इसमें परिभाषा ना बताकर ये बोल दिया गया है कि जो संविधान के अनुच्छेद 366 के 24 में है वही चीज, उसी का अर्थ अनुसूचित जाति के परिभाषा में भी लागू होगा। ठीक है, मतलब जो परिभाषा संविधान के अनुच्छेद में दी गई है वही परिभाषा इसमें भी लागू होगी। अब संविधान का अनुच्छेद अगर आपको मिल जाए तो आप देख जरूर लीजिएगा। ओके, ये हो गया 2 के घ का ख। अब लास्ट है, 7 परिभाषाएं खत्म हो चुकी है। अब लास्ट जो 8वीं परिभाषा है ये है 2 का अंगा। ठीक है, ये केवल क और ख तक था, अब घ के बाद आ जाएगा अंगा। और इसमें दी हुई है दुकान की परिभाषा कि दुकान का अर्थ जो है वो किन किन शब्दों में लिया जाएगा, किन किन शब्दों से पहचाना जाएगा। तो दुकान का मतलब है कोई भी थोक या फुटकर विक्रेता। ठीक है, यदि कोई थोक या फुटकर विक्रेता है और वो कोई अनुसूचित जाति को सामान देने से इनकार कर देता है कि तुम कौन हो, तुमको छुआ नहीं जा सकता, ठीक है, अस्पृश्यता के आधार पर ही उसे सामान देने से इनकार कर देता है, तो इस स्थिति में दुकान के तहत ही, दुकान की परिभाषा के तहत ही इस अधिनियम के तहत अपराध समझा जाएगा। ठीक है, यदि कोई फेरी वाला है, ठीक है, यदि कोई फेरी वाला घूम घूम कर आता है और कोई अगर एससी का कोई व्यक्ति मिल जाता है तो उसको बोल देता है नहीं तुम कौन हो, अस्पृश्य हो और हम तुम्हें सामान नहीं दे सकते, तो वो भी अपराध समझा जाएगा। यदि कोई ठेले वाला ऐसा करता है, यदि किसी सैलून में उसके साथ ऐसा होता है, सैलून या लॉन्ड्री, या फिर जो चलती फिरती गाड़ियां होती हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कार वार में भर के कपड़े ले जाके और घर घर बेचते हैं, या फिर ऐसे लोग कुछ कहेंगे, तो दुकान के अंतर्गत ये सारी चीजें क्या है, दुकान के अंतर्गत आएंगी और इस अधिनियम के तहत अपराध समझी जाएंगी। तो ये हो गया आपका परिभाषा खत्म, धारा 2 खत्म, परिभाषा खत्म। आ गया समझ में? कमेंट में मुझे बता देंगे समझ में आया है या नहीं आया है। धारा 2 खत्म हो गई, परिभाषाएं खत्म हो गई। अब आगे जब इन शब्दों का यूज होगा तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आखिर इसका मतलब, स्थान की बात हुई तो स्थान का मतलब क्या क्या है, कि कहां कहां पर अगर ये अपराध है, ये कृत्य हो रहे हैं तो अपराध समझे जाएंगे। धारा 2 खत्म। अब हम आते हैं धारा 3 पर। ठीक, धारा 3 है, धारा 3 के अंतर्गत है धार्मिक निर्योग्यता लागू करने के लिए दंड। ये पूरा धारा सहित आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। क्या है धारा 3 में? धार्मिक निर्योग्यता लागू करने के लिए दंड। निर्योग्यता का अर्थ क्या होता है? निर्योग्यता का अर्थ होता है अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव। अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव। ठीक है, तो धारा 3 में क्या है? धार्मिक निर्योग्यता लागू करने के लिए
दंड। अब इसके अंतर्गत देखते हैं, डैश कर देंगे, डैश नीचे से लिखेंगे, जो कोई किसी व्यक्ति को, जो कोई किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति कौन, कोई एससी का व्यक्ति, जो कोई किसी व्यक्ति को, व्यक्ति को, फर्स्ट लिखेंगे लोक पूजा स्थान में, लोक पूजा स्थान में, सेकेंड धार्मिक जल स्रोतों में, धार्मिक जल स्रोतों में, और फिर नीचे से लिखेंगे प्रवेश करने से मना करेगा तो, प्रवेश करने से, इसके ही अंतर्गत मैं बता रही हूं, प्रवेश करने से मना करेगा तो, करेगा तो, ठीक है। इस अधिनियम के तहत क्या समझा जाएगा, अपराध। आगे लिख लेंगे, इस अधिनियम के तहत अपराध समझा जाएगा जो कोई किसी व्यक्ति को, मतलब जो कोई किसी एससी व्यक्ति को, किसी निम्न जाति के व्यक्ति को लोक पूजा स्थान में, लोक पूजा स्थान अब क्या समझेंगे आप, अभी आपने परिभाषा में देखा है लोक पूजा स्थान में कैसे कैसे कौन कौन से स्थान आते हैं, कौन कौन से स्थल आते हैं, कौन कौन से, सार्वजनिक भी आते हैं, निजी भी आते हैं और गौण भी आते हैं, ठीक है। तो जो कोई किसी व्यक्ति को लोक पूजा स्थान में या धार्मिक स्रोतों में, धार्मिक जल स्रोतों में, जैसे अक्सर मंदिरों के किनारे नदियां या तालाब हुआ करते हैं, तो यदि उन जल स्रोतों में प्रवेश करने से मना करेगा तो इस अधिनियम के तहत अपराध समझा जाएगा, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह यह है कि यहाँ पर लिखा हुआ है लागू करने के लिए दंड। अगर ऐसा करेगा वह व्यक्ति तो आखिर किस दंड का भागी होगा, तो यहाँ पर दंड लिख लीजिए। क्या दंड मिलेगा, उस व्यक्ति को कम से कम 1 माह और अधिक से अधिक 6 माह का कारावास, ठीक है। क्या दंड मिलेगा, कम से कम उसको 1 माह और अधिक से अधिक 6 माह, मतलब 1 माह से कम नहीं हो सकती और 6 माह से अधिक नहीं हो सकती, कम से कम 1 माह और अधिक से अधिक 6 माह का कारावास, और इसके अलावा 100 रुपए से 500 रुपए तक का जुर्माना लिया जाएगा, ठीक है। 100 रुपए से 500 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दंड, ओके। ये समझ में आया होगा। धार्मिक एक बार और बता दे रही हूं मैं, धार्मिक निर्योग्यता लागू करने के लिए दंड। धार्मिक निर्योग्यता मतलब किसी धार्मिक स्थल में अस्पृश्यता के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव किया जाता हो, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को लोक पूजा स्थान में, धार्मिक जल स्रोतों में प्रवेश करने से मना करेगा तो उस व्यक्ति को कम से कम 1 माह का कारावास और अधिक से अधिक 6 माह का कारावास और 100 रुपए से 500 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। धारा 3 हो गया, अब हम चलते हैं धारा 4 में। धारा 4, धारा 4 में क्या है, सामाजिक निर्योग्यता लागू करने के लिए दंड, ठीक है। सामाजिक निर्योग्यता लागू करने के लिए दंड का मतलब कोई सामाजिक क्षेत्र, कोई स्थान में अगर अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव किया जाएगा तो उसके लिए क्या दंड मिलेगा और सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत आखिर क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक। डैश कर लेंगे और आगे लिखेंगे कि यदि कोई किसी व्यक्ति को
फर्स्ट दुकान, अगला जलपान गृह, नदी, शमशान, सड़क, जुलूस, अलंकार एवं आभूषणों का प्रयोग, कि आप दलित हो, आप निम्न जाति के वर्ग के हो तो आप अलंकार या आभूषणों का प्रयोग नहीं कर सकते। अलंकार व आभूषण प्रयोग, जल स्रोतों का उपयोग, जल स्रोतों का उपयोग, नोट करते चलेंगे, जल स्रोतों का उपयोग, आजीविका में बाधा, बर्तनों में प्रयोग, बर्तनों मतलब कि आप निम्न जाति के वर्ग के हो तो आप इस बर्तन का यूज नहीं कर सकते, आप हमारे बर्तनों को छू नहीं सकते, ठीक है। इन सब चीजों के लिए यदि मना करेगा कोई व्यक्ति तो उनके लिए क्या दंड होगा, ये सारी चीजें नोट कर लेंगे। अब लिख लीजिए नीचे दंड। क्या दंड मिलेगा? उनके लिए वही दंड होगा जो दंड आपने धारा 3 में देखा था। क्या दंड होगा? 1 से 6 माह तक का कारावास, लिख लेंगे नीचे, 1 से 6 माह तक का कारावास और 100 रुपए से 500 रुपए तक का जुर्माना। ठीक, ये हो गई आपकी धारा 4। अब हम बात कर लेते हैं धारा 5 की। धारा 5 में है अस्पतालों आदि में प्रवेश करने देने से इनकार करने हेतु दंड। अस्पतालों आदि में प्रवेश करने देने से इनकार करने हेतु दंड। ठीक है, मतलब यदि कोई निम्न जाति का वर्ग अस्पताल में प्रवेश करता है, यदि कोई निम्न जाति का वर्ग अस्पताल में प्रवेश करता है, किसी कॉलेज परिसर में प्रवेश करता है और वहां पर उसे इनकार किया जाता है केवल इस आधार पर क्योंकि वह दलित है, क्योंकि वह अस्पृश्य है, तो उस स्थिति में उसे क्या दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे सबसे पहले लिखेंगे कि यदि किसी सार्वजनिक डैश करके फर्स्ट लिखेंगे अस्पतालों अगला लिखेंगे औषधालयों छात्रावास आदि में अस्पृश्यता के आधार पर प्रवेश करने से इनकार किया जाएगा, तो उस स्थिति में क्या दंड मिलेगा। तो दंड लिख लीजिए। इस स्थिति में भी वही दंड मिलेगा जो हमने धारा 3 और धारा 4 में देखा है। क्या दंड था? 1 से 6 माह तक का कारावास और 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना। ठीक है, देखिए 3 में 3, 4 और 5 इन तीनों में हमने क्या देखा? सेम दंड देखा, समान दंड देखा। अब 3, 4, 5 धारा 3, धारा 4, धारा 5 आपको याद कैसे होंगे? देखिए अगर ये चीज याद आ जाए तो ये नीचे का ये सारा चीज याद आ जाता है। अगर मेन हेडिंग याद आ जाए तो सारी चीजें याद हो जाती है, लेकिन अगर धाराएं ही नहीं याद होंगी तो उसके अंतर्गत जो चीजें हैं वो कैसे आप बता पाओगे। तो मैं बता देती हूँ, आप याद कैसे रखेंगे।
बात करते हैं धारा 3 की। धारा 3 में क्या है? धार्मिक निर्योग्यता लागू करने के लिए दंड। तो यहां पर हम लिख लेते हैं केवल धार्मिक। अब आते हैं हम धारा 4 में। इसमें है सामाजिक निर्योग्यता लागू करने हेतु दंड, तो इसका हम केवल लिख लेते हैं सामाजिक। और धारा 5 अस्पतालों आदि में प्रवेश करने से इंकार करने के लिए दंड। अस्पताल, ठीक है। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? धारा 3 नंबर है 3। यहां पर देखिए, अब ये देखिए 1 2 3 कितने अक्षर है यहाँ पर? 1 2 3। तो ये हो गई धारा 3। इस तरह से आपको इस तरह से आपको याद रहेगा, ठीक है। अब हम धारा 4 की बात करें तो धारा 4 और यहाँ पर अक्षर देखिए आप 1 2 3 4 सामाजिक 4। इस तरह से आपको याद रहेगा धारा 4। धारा 5 कैसे याद रहेगी? इसमें अक्षर देखिए ये थोड़ा ये आधा सा है, लेकिन इसको पूरा ही मान के चलिए 1 2 3 4 5। तो ये हो गई धारा 5। याद हो गया? चलिए याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। और हम देख लेते हैं धारा 6। धारा 6 में है माल बेचने या सेवा देने से इंकार करने हेतु दंड। माल बेचने या सेवा देने से इंकार हेतु दंड, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति किसी अस्पृश्य व्यक्ति को, किसी निम्न जाति के वर्ग को, निम्न जाति के व्यक्ति को माल बेचने से मना करता है या सेवा देने से इंकार करता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर दंड का प्रावधान किया गया है। और उसके लिए भी सेम वही दंड है जो धारा 3 4 5 में पढ़ा। क्या दंड पढ़ा? 1 से 6 माह तक का कारावास और 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना, ठीक है। तो आज आपने पढ़ लिया इस वीडियो में धारा 1 से लेकर धारा 6 तक की चीजें। आई होप आपको कुछ चीजों को छोड़ करके लगभग चीजें आपको याद हो गई होंगी। अगली वीडियो में हम धारा 7 से लेकर और आगे कंटिन्यूअस करेंगे। अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, नोट्स को बार बार रिवाइज करिए जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, क्योंकि एक्ट एक ऐसी चीज है जो आपको रोज भूलेगी। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप रोज रिवाइज करो, लेकिन हर 15 दिन में निकाल के इस चीज को रिवाइज जरूर कर लेना। और अब मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगी कि तीनों एक्ट जल्दी से खत्म करके बता दूं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।